This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी दिनांक 3 डिसेंबर 2021 रसरत्न समुच्चय यंत्र विचार शंखं चक्रं जलतां दशसमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रे आद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्दिशः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मणि बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेक्षत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेपि शीतग्रस्ता इति मन्ये। अथोर्ध्ववाचने लिप्तस्थापितस्य जले सुधी दीप्तैर्वनोत्पलैः कुर्यात् अधःपातं प्रयत्नतः। तो ऊर्ध्वभाजन में लिप्त और स्थापित और जले सुधी ही अच्छा बुद्धिमान वैद्य दीप्तैः वनोत्पलैः कुर्यात् अधःपातं प्रयत्नतः। तो अधःपातन उसका करे तो ये लगता है कि ऊपर अग्नि लगाए। ये मैंने अधःपातन यंत्र मेरे पिताब से शेयर किया है DSVC ग्रुप में। मैं वो व्हाट्सएप वाला मैसेज यहाँ पे ले नहीं पाया कंप्यूटर पे। तो किसी को अगर पता है कि व्हाट्सएप का मैसेज कंप्यूटर में कैसे दिखाया जाता है तो मुझे बताते। किसी को पता है? हेलो, किसी को मालूम है कि कंप्यूटर पर मैसेज कैसे लिया जाता है? व्हाट्सएप मुझे कंप्यूटर पे ओपन करना है तो उसकी प्रोसेस क्या है? सर हाँ सर ते व्हॉट्सअप वेब म्हणून ओपन करावं लागतं कम्प्युटरवर। व्हाट्सएप कॉम्प्युटर वरती काय ओपन करायला लागतं? वेब क्रोम किंवा
हे असतं ना सर जिथं आपण सर्च करतो बर तिथे व्हॉट्सअप वेब WEB असं टाईप करावं लागतं. एक मिनिट हा जरा. W EB P हो सर. WPB WEB वेब सर वेब. WEB हो सर. हा WB व्हॉट्सअप असं आलं का इथे. तर मग त्याच्यात पुढे व्हॉट्सअपला जाऊ. हा सर वर येतो वेबच येतो लिहून. हा ते फर्स्ट. ओपन व्हॉट्सअप ऑन युअर फोन. हा हो तर हा सर. QR कोड आपल्या फोननी सर ते स्कॅन करावं लागतं. आपल्या फोन मध्ये व्हॉट्सअप ओपन करावं लागेल सर. बर हा तिथे 3 टिंब असतील सर साईडला. हा ते व्हॉट्सअप ओपन केल्यावर सर फोन मध्ये 3 टिंब येतात साईडला. हा ती क्लिक केली. न्यू ग्रुप न्यू हो ब्रॉडकास्ट लिंक डिव्हाइसेस स्टार्ट मेसेजेस पेमेंट सेटिंग्स. सेटिंग मध्ये जायचंय सर. लिंक डिव्हाइसेस अकाउंट मध्ये बर तिथे एक मिनिट थांब जरा. Join the multi-device beta. Use WhatsApp on up to 4 additional devices at once. Okay. Link a device. सर एकदा तिथे क्लिक करा सर. आता आलं. हम्म. आता पुढे काय करतोय हा एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड. सर ते ओपन होईल तिथे. हा आलं. आता त्यातला जो माझा हवा आहे तो घ्यायचा. ओके. हो सर. तर तो आधी डाउनलोड होतोय त्याच्यामध्ये. बरं ठीक. सर ते वर अलाव बटनला क्लिक करावं लागेल वर. हा हाँ ये अधपातन यंत्र है, यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें ऐसा है कि ऊपर वाला जो घट है खालती पानी है, हाँ ठीक है, तो उसके अंदर से लेप लगाना है और ऊपर कोयला वगैरह रखकर जलाना है, तो पारद पिघलकर नीचे पानी में गिरेगा। यह अधपातन यंत्र है। अभी जो श्लोक में बताया ये मुझे पता नहीं चला, जो पातना यंत्र करके कथा है, यहाँ पानी कैसे रखना है ये कल काफी कोशिश की, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा। ये नीचे औषधि रखनी है, ये ऊर्ध्वपातन होकर यहाँ पे चिपक जाता है, ऐसा कहना है उनका, पारद जो है वो। लेकिन फिर भी ये बीच में जो पानी है वो कैसे रखेंगे ये पता नहीं लग रहा उसमें।
एक कच्छप यंत्र, ये भी अभी आगे पढ़ेंगे शायद। जलपूर्ण पात्र मध्ये दत्वा घटकर्परम सुविस्तीर्णम, इसमें घटकर पर इस प्रकार का सुविस्तीर्ण दे दिया। तदुपरि बिड़मध्यकतः स्थाप्य सुता कृतक कोष्ठायाम, इसमें ये बिड़युक्त पारद रखना है। लघु लोह कटोरिकया कृतषण मृग मृत संधि लेपया आच्छाद्य, तो ये दूसरा जो है इसके ऊपर इससे उसको आच्छादन इस प्रकार का करना है। पूर्वोक्त घटकर्पर मध्य अंगारे खदिरकोल भवैः, ये ऊपर खदिरकोल भव अंगार रखने हैं। स्वेदनतो मर्दनता कच्छप यंत्र स्थितो रसो जरति, अग्निबलेनैव ततो गर्भे द्रवते सर्वसत्वान्, तो उसमें से सत्व निकल आता है, ऐसा उनका कहना है। मैंने एक आकृति शेयर की थी, हाँ, गुलाब अर्क के लिए, ये जो मैंने कल बताया था। तो इसमें नीचे एक बर्तन है, उसके नीचे अग्नि देना है, और ये कड़ी लोहे की इस प्रकार की होनी चाहिए, और यहाँ पे गुलाब के पेटल्स रखेंगे, थोड़ा पानी में भिगोगे, तो जैसे बाह बनेगी वो यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे पानी है और ये बदलते रहना है। तो पहले पानी रखेंगे तो गर्म हो जाएगा और निकाल के ठंडा पानी उसमें फिर से डालते रहे इस प्रकार से, तो कंडेंस होकर यहाँ से टिकल होकर इस बीच के पात्र में आ जाते हैं, समा जाता है। अर्क जो है गुलाब का वो इस प्रकार के समा जाता है। ये बहुत आसान मॉडल है, मैंने काफी बार इस चेयर को बनाया है घर पे। तो ये एक यहाँ अहम इस प्रकार का मुद्दा रहेगा। तो ठीक है, फिर से हम टेक्स्ट की तरफ मुड़ते हैं। अथोर्ध्वभाजने लिप्तस्थापितस्य जले सुधीः दीप्तैर्वनोत्पलैः कुर्यादधत्मात्रं प्रयत्नतः। कच्छपयन्त्रान्तर्गत मृण्मयपीठस्य दीपिकास्थः यस्मिन् निपतति सूतं प्रोक्तं तद्दीपिकायन्त्रम्। ये कच्छप यंत्र तो यहाँ पे बता दिया, मैंने दिखाई दिया। मृण्मय पीठस्थ दीपिका सस्थः यस्मिन् निपतति सूत्रे, एक जलपूर्ण यंत्र नाद के मध्य भाग में मूषा यंत्र रखकर उसमें पारद भर कर रख दे। इसके बाद मूषा के ऊपर थोड़ी एक छोटी लोहे की कटोरी से ढककर उसको उसके चारों तरफ से 6 बार कपड़ मिट्टी कर दे। तदनंतर घटकर्पर के खाली भाग को खैर या वायर की लकड़ी से कोयले से भर दे। इस प्रकार कच्छप यंत्र में स्थित पारद को स्वेदन मर्दन होकर मारण हो जाता है। इस प्रकार अन्य धातुओं को भी अग्नि संयोग से सत्वोपातन होता है, यह कच्छप यंत्र कहते हैं। कच्छप यंत्र की फिगर शायद पीछे है, दीपिका यंत्र है। ये कॉपी में रखना है, ऐसा है थोड़ा सा। अर्क कलेक्ट होणाऱ्या पात्राच्या खाली बशी किंवा रिंग ठेवावी लागते, नाहीतर खालच्या अग्नीने कलेक्ट झालेला अर्कही उकळायला होतो लागतो। ये पॉसिबल है, तो ये रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा इस प्रकार से। और बाजू से आग लगे, आंच लगे, ये ज्यादा अच्छा होगा। बीच में अगर ठंडा रहे तो अच्छा रहेगा इस प्रकार से।
तो अर्कपातन के लिए जो सुझाव दिया है वो सही है। अथ डेक्की यंत्रम भाण्डकण्ठादधश्छिद्रे वेणुनालं विनिक्षिपेत् कांस्यपात्रद्वयं कृत्वा सम्पुटं जलगर्भितं नलिकास्य तत्र योज्यं दृढं तच्चापि कारयेत् युक्तद्रव्यैर्विनिक्षिप्तः पूर्वं तत्र घटे रसः अग्निना तापितो नालात् तोये तस्मिन् पतत्यतः यावदुष्णं भवेत् सर्वं भाजनं तावदेव हि जायते रससन्धानं डेकी यंत्रम् इति रीतम्। गुलाब पेटल्स पाण्यात ठेवल्या का? थोड़ा उसमें पानी डालना पड़ता है गुलाब पेटल्स में, क्योंकि नहीं तो वो जल जाएंगे। पानी जब तक रहेगा तब तक सिर्फ अर्क ऊपर आएगा, पानी जब खत्म होता है तो ये जल जाता है इस प्रकार से। तो इसलिए अगर कांच के वेसल में अगर करेंगे तो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। सिर्फ हीट करने योग्य इस प्रकार का कांच का बर्तन होना चाहिए जो बाहर से हम देख सके उसको। वैसे हमने प्रयोगशाला में काफी टेस्ट ट्यूब्स और इसका प्रयोग किया है जो साक्षात अग्नि पर रखकर करते हैं, तो मुझे वो कांच के बर्तन अभी मिलना काफी मुश्किल इस प्रकार का होगा, मालूम नहीं मिलते या नहीं मिलते हैं, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो ये डेकी यंत्र जो है एक बार देखेंगे। भाण्डकण्ठात् अधश्छिद्रे वेणुनालं विनिक्षिपेत् पात्रद्वयं कृत्वा सम्पुटं जलगर्भितम्। एक मजबूत घड़ा के गले के नीचे एक छोटा सा छिद्र, गले के नीचे उसमें एक बांस की लंबी नली लगा दे। पुनः का दो कांसे के पात्र को संपुट बनाकर तथा उसमें जल रखकर बांस की नली की दूसरी सिरा उसमें प्रविष्ट कराए। बांस की नली के दोनों सिरों को इन छिद्रों से दृढ़ कर दे, जिससे पारद का बाष्प इन छिद्रों द्वारा बाहर न निकले। इसके बाद समुचित औषधियों के साथ घोटे हुए पारद को घड़ा में रखकर उस घड़ा के मुख को शराब के द्वारा बंद कर दे। घड़ा पर तथा कांस्य के संपुट पर कपट मिट्टी करा दे। तदनंतर घड़ा को चूल्हे पर रखकर आंच दे। इससे आंच की नई नली के मार्ग से पारद बाष्प कर संपुट में रखे जल में गिरने लगता है। जब तक संपूर्ण घड़ा ताप के कारण संतप्त न हो जाए तब तक कांस्य पात्र में संपुट में पारद आता रहता है। इस यंत्र को डेकी यंत्र कहते हैं। एक मजबूत घड़ा के गले के नीचे एक छोटा सा छिद्र बनाकर उसमें से एक बांस की लंबी नली लगा दे। तो जो उसका मुख है वो गले का, उसके नीचे एक नली लगा ले बांस की। पुनः दो कांसे के पात्रों को संपुट बनाकर तथा उसमें जल रखकर नली की दूसरी सिरा उसमें प्रविष्ट करें। तो दो कांस्य पात्र एक के ऊपर एक इस प्रकार के रखने हैं और इसमें ये नली प्रविष्ट करनी है जो इसमें से आ रही है। बांस की नली के दोनों सिरों को इन छिद्रों में दृढ़ कर दे, तो वो लीक प्रूफ हो जाए, ये देखे, जिससे भारत का बाष्प इन छिद्रों द्वारा बाहर ना निकले। इसके बाद समुचित औषधियों को साथ घोटे हुए पारद को घड़ा में रखकर उस घड़ा के मुख के शराब द्वारा बंद कर दे। मुख को शराब के द्वारा बंद कर दे। तो शराब का मुख जो है वो बंद कर देना है, केवल
बाष्प जो निकलेगा पारद का, वो नली से निकलेगा और वो सीधा कांस्य पात्र में चला जाएगा। घड़ा पर तथा कांस्य के संपुट पर कपड़ मिट्टी करावे। तदनंतरम घड़ा को चूल्हे पे रखकर आंच दे। इसमें पानी रखना है, ये कहाँ पे बताया नहीं। तथा उसमें जल रखकर बांस की नली दूसरी हाथ, तो इसमें पानी रखना है। अब वो पानी वहां से नीचे ना आए, इसलिए क्या करना है, जो नली कांस के दो शराव में समाविष्ट होगी, तो शायद पानी के ऊपर रखना है। इसका ओपनिंग जो है वो नली के मार्ग से पारद बाष्प कर संपुट में रखे जल में गिरने लगता है। जब तक संपूर्ण घड़ा ताप के कारण उत्तप्त न हो जाए, तब तक कांस्य पात्र में संपुट में पारद आता रहता है। इन यंत्र को डेकी यंत्र कहते हैं। तो मेरे सामने तो पिक्चर आ गया है इसका, मैं एक बार फिर ये इस विषय पे करूंगा। लेकिन इसमें से जो पारद निकलेगा, पानी तो नीचे वाले शराव में रहेगा कांस्य के, और ऊपर से पारद की भाप आएगी और वो पानी में गिर जाएगी, तो पानी में पारद इकट्ठा होगा। औषधियों के साथ घोटकर का पारद मटके में रखना है, इस प्रकार का है। तो ये डेको यंत्र। अग्निना तापितो नालात् तोये तस्मिन् पतत्यतः यावत् उष्णं भवेत् सर्वं भाजनं तावदेव हि जायते रससन्धानं डेकी यन्त्रम् इति उक्तम्। कांस्य पात्र द्वय क्यों करना है? ये जो नली है बांस की, वो अंदर कहाँ से प्रवेश करे और उसका मुख पानी में डूबना चाहिए या नहीं चाहिए, ये अभी पता नहीं चल रहा। वक्र करके अगर पानी में डुबा देते हैं, कंठादतश्चिदरे वेणुनालं विनिक्षिपेत् कांस्यपात्रदायं तथा संपुटं जलगर्भितम्। नलिका से तत्र यज्ञं दृढं तच्चापि कारयेत्। युक्तद्रव्यैर्विनिक्षिप्तः पूर्वं तत्र घटे रसः अग्निना तापितो नालात् तोये तस्मिन् पतत्यतः। तो ये पतत् तस्मिन् अधः, तो पानी नीचे है और ऊपर से ये पारद की भाप बनकर आती है, और वो पारद वहां पे इकट्ठा हो जाता है, ऐसा दिखाई दे रहा है थोड़ा सा। तो ये डेकी यंत्र इस प्रकार का कहा गया है। लोहमूषा द्वयं कृत्वा द्वादशां अथ जारणा यंत्र, इसको एक सारणा यंत्र बताया गया है आगे। लोहमूषा द्वयं कृत्वा, इसको जारणा, इसमें सारणा कहा गया है। द्वादशांगुलमानतः ईषत् छिद्रान्विताम् एकां तत्र गन्धक संयुतां मूषायां रसयुक्तायाम् अन्यस्यां ताप प्रवेशयेत्, तोयं स्यात् सूतकस्याधः ऊर्ध्वाधो वह्निदीपनम्। ये भी 12 अंगुल प्रमाण का दो लोहे का मूषा बनाकर उसमें थोड़ी छिद्र वाली एक गंधक युक्त मूषा को दूसरी पारद युक्त मूषा में प्रवेश करा दे। दो मूषा द्वयं कृत्वा, दो मूषा बनाने हैं, द्वादश अंगुल मान ईषत् छिद्रान्विताम एकाम, तो एक जो है वो ईषत् छिद्रान्वित है। तत्र गंधक संयुताम मूषायाम रसयुक्तायाम अन्यस्यां ताम प्रवेशयेत्, और फिर
उसमें पारद युक्त गंधक युक्त एक पारद डाल के दूसरी रसयुक्त मूषा में उसको प्रवेश करे तयम स्यात् सूतकस्याधः ऊर्ध्वाधो वह्निदीपनम। भारत के नीचे पानी होना है और ऊर्ध्वाधो वह्निदीपनम। हाँ, यहाँ भी जारणा यंत्र ही कहते हैं। वितस्तिमानम लोहमूषाद्वयं निर्माय तयोः ईषत् छिद्रान्विताम् एकस्यां मूषायां गन्धकं संस्थापयेत्। ततः रसगर्भायाम् अन्यस्यां मूषायां पूर्वोक्तां सगन्धकमूषां प्रवेश्य ततो गर्भभू सूतगर्भमूषाधि जलं स्थापयित्वा ऊर्ध्वम् अधश्च वह्निं प्रज्वालयेत्। तो ये पिघल कर रस और गंधक ये दोनों को वो सच्चिद्र है वो दूसरे मूषा में जिसमें पारद रखा है उसमें गिरेगा ऐसा दिखता है। लेकिन आकृति यहाँ पे सामने नहीं आ रही इसकी। ये ऊर्ध्वाधो वह्निदीपनम ये भी अजीब है। ऊर्ध्वम् अधश्च वह्निं प्रज्वालयेत्। रसोनक रसं भद्रे प्रयत्नो वस्त्रगालितं दापयत् प्रचुरं यत्नात् आप्लाव्यरसगन्धकम्। स्थालिकायाः पिधाय ऊर्ध्वं स्थालिम् अन्यां दृढां कुरु। सन्धिं विलेपयेत् यन्त्रात् मृदा वस्त्रेण चैव। स्थाल्यन्तरे कपोताख्यं पुटं कर्षाग्निना मृदौ कर्षाग्निना सदा अच्छा यन्त्रस्याधः करीषाग्निं दद्यात् तीव्राग्निमेव वा। एवं तो त्रिदिनं कुर्यात् ततो यन्त्रं विमोचयेत्। तप्तोदके तप्तचुल्यां न कुर्यात् शीतलक्रियां न तत्र क्षीयते सूतो न च गच्छति कुत्रचित्। अनेन च क्रमेणैव कुर्यात् गन्धकजारणम्। हाँ एक बार हिंदी पढ़ ले देखते हैं। जारण यंत्र का अन्य प्रकार लहसुन के स्वरस को अच्छी तरह कपट से छानकर प्रचुर मात्रा में पारद तथा गंधक की मूषाओं में डाल दे। इनके बाद इन मूषाओं को एक मजबूत तथा बड़ी नाद में रख दे। पुनः पारद की मूषा को नीचे वाला आधा भाग ढककर सके इतना जल इस नाद में भरे। इसके बाद मुख पर एक मजबूत दूसरी नाद से ढककर दोनों की संधि को कपड़ मिट्टी से अच्छी तरह बंद कर दे। इसके बाद ऊपर की नाद में कंडी के चुरा का कपोत पुट देते रहे और नाद के नीचे उतलों की आग या लकड़ी का तेज आंच दे। इस प्रकार 3 दिन तक करें। इसके बाद यंत्र को अलग कर दे। तत्पश्चात स्वांग शीतल होने पर कपट मिट्टी की हुई संधि को खोलकर यंत्र को खोल दे। नाद का जल तथा चूल्हा आदि को जल से ठंडा न करें। यंत्र के अपने आप शीतल हो जाने पर पारद में किसी प्रकार की कमी नहीं होती और पारद उड़ता है। इस क्रम से गंधक का जारण करें। ये सारणा यंत्र 5 इस प्रकार का दिया है एक्चुअली। तो रस और गंधक के दोनों में रसोनक रस बड़ी मात्रा में देना है वस्त्रगालिता करके।
तो फिर इस थालिका में ऊर्ध्वाधर इस प्रकार से विधान करके स्थालिमन्याम दृढ़ां कुरु, दूसरी स्थाली को तैयार करना है। संधिं विलेपयेत् यत्नात् बुधा वस्त्रेण चैव स्थाल्यन्तरे कपोताख्यं पुटं कर्षाग्निना सदा यन्त्रस्य अधिकरिषाग्निं दद्यात् तीव्राग्निमेव। तो पारद में गंधक की जारणा करने के लिए ये बताया गया है। अभी तो हम खल करते हैं, पहले तो रसों के रस में पारद की शुद्धि की जाती है और फिर पारद और गंधक को एकत्र खल किया जाता है। डायरेक्ट अग्नि न लागता उकळत्या पाण्याद्वारे अग्नी लागून पारा गंधक संयोग होणे अशी यंत्रणा केलेली दिसते। लेकिन जो आकृति बता रहे हैं वहां तो पानी का कुछ संबंध नहीं दिखा रहे हैं। काफी मुश्किल हो रहा है ये देखना। ये रसों का रस ही पानी के रूप में काम कर रहा है ऐसा दिखता है। टीका पढ़ते हैं, देखते हैं। अन्यविध चारणा यंत्र रसोनक रसमिति रसोनक रसम इत्यत्र रसोनक वसाम अरे बाप रे इति पाठे रसोनस्य मंडमद्यावा वसावत् प्रतीयमानत्वात् तथा वेन निर्देशो बोध्या भद्रे इति पावत्या पार्वत्या संबोधनं कपोताख्यं पुटं कपोतपुटं तत्क्षणं च भावप्रकाशे तत्क्षण यथा भावप्रकाशे यत् पुटं दीयते खाते भ्रष्टसंख्यैर् अष्टसंख्यैर्मनो कपोतपुटमेतत्तु कथितं पुटपण्डितैः। कर्षाग्निना करिषाग्निना इत्यर्थः विविधकाष्ठाङ्गारेण इत्यर्थो वा। अस्य विधिः स्थाली मध्ये रसगन्धको संस्थाप्य वस्त्रप्रसृतेन प्रचुररसद्रवेण आप्लावे ततः स्वल्प शरावेण रसगन्धकौ तौ पिधाय स्थाल्युपरि अन्या दृढा स्थाली संस्थाप्य मृद्वस्त्रेण सन्धिं लिप्त्वा ऊर्ध्वस्थाली मध्ये कपोतपुटो देयः यन्त्राधोऽपि करिषाग्निं तीव्राग्निं वा दद्यात् एवं त्रिदिनं निरन्तरं यावत् दिवसत्रयादनं चुल्युपरि उष्णोदकमध्ये यन्त्रं संस्थाप्य सोचेत् मोचेत् शीतक्रियां च सदा न कुर्यात् अनेनैव विधिना
विधानेन गन्धमपि जायते। तोयं स्यात् सूतकस्य अधः पाणी भरावे असे दिले आहे ना. यहाँ कहाँ पे है तोयं स्यात्? रसोनकरसभद्रे रसं भद्रि यत्नतो वस्त्रगालितं दापयत् प्रचुरं यत्नात् आप्लाव्य रसगन्धकौ। स्थालिकायां पिधाय ऊर्ध्वं स्थालिम् अन्यां दृढां कुरु सन्धिं विलेपयत् यत्नात् मृदा वस्त्रेण चैव स्थाल्यन्तरं कपोताख्यम् आल्यन्तरे कपोताख्यं पुटं कर्षाग्निना सदा यन्त्रस्याधः करिषाग्निं दद्यात् तीव्राग्निमेव वा एवं तो त्रिदिनं कुर्यात् ततो यन्त्रं विमोचयेत्। ये पानी कहाँ पे है? तोयं स्यात् सूतकस्य अधः, ये कहाँ से तैयार हुए होते हैं रेफरेंस? ये पहले वाला लोहमूषा द्वयं कृत्वा द्वादशाङ्गुलमानता ईषत् छिद्रान्विताम् एकां तत्र गन्धकसेवितां मूर्छायां रसयुक्तायाम् अन्यस्यां तां प्रवेशयेत्। ये पहले वाला चारणा यंत्र था। अभी ये जो नया चारणा यंत्र है इसमें तोयं स्यात् सूतकस्य अधः ये नहीं है। तो रसोन का रस उसमें पारागंधक लेके प्रचुर मात्रा में रसोन का रस डाल और उसको ऊपर से और नीचे से दोनों तरीके से आदमी दे दे और 3 दिन करे और 3 दिन के बाद तत्तोदक में उसमें तत्तो यंत्र विमोचय तत्तोदके तप्तचुल्यां न कुर्यात् शीतलक्रिया। तप्त चूल्ही पर ही यंत्र का विमोचन करना है। मूषाच्या बाहेर पाणी आत लसण स्वरस असे वाटते, लेकिन ये अलग अलग दिए गए हैं। लोहो मूषा द्वयं कृत्वा द्वादशाङ्गुलमानता ईषत् छिद्रान्विताम् एकां तत्र गन्धकसंयुतां मूषायां रसयुक्तायाम् अन्यस्यां तां प्रवेशयेत्। तोयं सूतकस्य अधः स्यात् ऊर्ध्वाधो वह्निदीपनम्। ये भी फिर भी समझ में नहीं आ रहा। 2 मूषाएं करनी है, एक सच्छिद्र है और एक निश्चिद्र इस प्रकार की है। वो सच्छिद्र मूषा में पारद और गंधक दोनों साथ में मिला के रखना है और वो मूषा दूसरी मूषा में प्रविष्ट करनी है। और जो सूतका वाली मूषा है उसके नीचे वन्नी देना है, तो पानी रखना है और ऊर्ध्वाधो वन्नी दीपनम। पानी भी रखना है और आग भी देनी है। फिर ये सामने नहीं आ रहा किस प्रकार से करना है। गंधक जारणा ये दोनों है ऊर्ध्व अध इस प्रकार का बताया गया है। अग्नि वहां देना है वो और पारद के नीचे पानी रखना है।
अब वादोशांगुलमान इस प्रकार की मूषा है। अधोत्पातन यंत्रामध्ये मूषा नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। किसी ने प्रैक्टिकल कुछ किया है तो जरा पूछो लोगों से, तो शायद कुछ बात का पता चले। लेकिन 3 दिन में एक आगे वाला बताया है, उसमें 3 दिन में पारद में गंधक की जागरण हो जाएगी। अब जब षड्गुण बलिचारित्र से सिंधु इस प्रकार का बनाते हैं, तो वो एक भाग पारद एक भाग गंधक ऐसा लेकर एक बार बनाते हैं, फिर उसमें गंधक क्या और एक बार गारना करते हैं, फिर और एक बार करते हैं, इस प्रकार 6 बार करते हैं। तो 6 गुना गंधक पारद में समा जाता है और फिर उसका रस सिंदूर बनाया जाता है। और ये काफी वीर्यवान इस प्रकार की दवा है। तो वहां गंधक की धारणा के लिए उसका खल करते हैं पारद के साथ। ये अग्नि देकर साक्षात उसमें जागरण हो जाती है, ऐसा कहना है। और निर्धूम पद्धति से है कि बाहर कुछ आने वाला नहीं है। इस प्रकार से ऊपर से आग, नीचे से आग, बीच में पारद और ये गंधक और उसके साथ में रसों का रस, इस प्रकार की स्थिति है। ठीक है, मैं थोड़ा और गौर करता हूँ इसमें। अगले गुरुवार को इसके बारे में थोड़ा सोच लेंगे। जलपूर्ण पात्र मध्ये दत्वा घटकर्पूरं सुविस्तीर्णं तदुपरि विडमध्ये कथा स्थाप्या सुतः कृत कोष्ठ्याम्। तो जलपूर्ण पात्र, उसमें घटकर्पूर सुविस्तीर्ण इस प्रकार का, और उसमें विडमध्ये कथा स्थाप्या सुतः कृत कोष्ठ्याम्, कोष्ठी में पारद को रखना है। लघुलोह कटोरिकया कृत षण्सन्धिलेपयाच्छाद्य पूर्वोक्तकटकर्परमध्ये अंगारे खदिरे कोलभवैः स्वेदनतो मर्दनतः कच्छपयन्त्रस्थितो रसो जरद अग्निबलेनैव ततो गर्भे द्रवति सर्वसत्त्वानि। ये कच्छप का इसमें पुस्तक किताब में पहले आया था, ये इसमें बाद में आया है। एक जलपूर्ण यंत्र नाद के मध्य भाग में मूषा यंत्र रखकर उसमें पारद भरकर रख दे। उसके बाद मूषा के ऊपर एक छोटी लोहे की कटोरी से ढककर उसे चारों तरफ 6 बार आपण मिट्टी कर दे। तदनंतर घटकर्पर के खाली भाग को खैर या वैर की लकड़ी के कोयले को भर दे। इस प्रकार कच्छप यंत्र में स्थित पारद की स्वेदन मर्दन होकर मारण हो जाती है। इस प्रकार अन्य धातुओं के भी अग्नि के संयोग से सत्वपातन होता है। इसे कच्छप यंत्र कहते हैं। ये तो मैंने दिखाया था, उसकी फिगर भी दिखाई थी। हाँ, यंत्रम विद्याधरं नेयं स्थालित द्वितय संपुटा चुल्लीं चतुर्मुखीं कृत्वा यंत्रभाण्डं निवेशयेत् तत्रौषधं विनिक्षिप्य निरुध्यात् भाण्डकाननं कोष्ठी यंत्रमिदं
नाम्ना तंत्रजैः परिकीर्तितं तंत्रज्ञैः परिकीर्तितं पोष्कीयन्तं. एका लोखंडी मुश्येत लसूण रस व पारा घ्यावा, त्यावर त्याला छिद्र असलेली मुशीत गंधक व लसूण रस घेऊन संधिलेप करावे. हे डमरू मोठा गड्यात घेऊन ठेवून त्यात निम्मे पाणी भरावे. अग्नी द्यावा. गंधक द्रवीभूत होऊन खाली येऊन पारदर्शी जारण होते. इति जारणा यंत्र. ये कहाँ से लिया तुमने? मराठी में से है या हिंदी में है? ये दोनों साथ में रखने हैं, ऐसा मूल सूत्र तो ऐसा है. रसगंधक, ये दोनों को रसोनक रस से आप्लावित करना है. हिंदी में, हिंदी में तो अलग है. लहसुन के रस का अच्छी तरह कपड़े से छानकर प्रचुर मात्रा में पारद तथा गंधक की मूर्छाओं में डाल दे. और इनके बाद इन मूर्छाओं को एक मजबूत तथा बड़ी नाद में रख दे. पुनः पारद की मूर्छा के का नीचे वाला आधा भाग ढक सके. इसके बाद मुख पर एक मजबूत दूसरी नाद से ढककर दोनों की संधि को कपड़े मिट्टी से अच्छी तरह बंद कर दे. इसके बाद ऊपर की नाक की कंडी में चुरा का कपोत कूद देते हैं और नाद के नीचे उपलों की आग या लकड़ी का तेज आग देते. इस प्रकार 3 दिन तक करें. इसके बाद यंत्र को अलग करें. तत्पश्चात सांग शीतल होने पर कपड़ मिट्टी की हुई संधि को खोलकर यंत्र को खोले. नाद का जल तथा चूल्हा आदि को जल से ठंडा न करें. यंत्र के अपने आप शीतल हो जाने पर पारद में किसी प्रकार की कमी नहीं आती और पारद उड़ता है. हाँ, तो रसगंधा को ये द्विवचन से मुझे लगा कि ये दोनों इकट्ठा लेनी है. ये भी बात हो सकती है कि रस और गंध को अलग अलग मूषा में रखकर करे. काफी मुश्किल हो रहा है. तो ठीक है, यहीं पे रुकते हैं. मैं भी एक बार फिर से देख लूंगा और अगले गुरुवार को इसको आगे बढ़ाएंगे. कल अमावस्या होने के वजह छुट्टी रहेगी. रविवार को छुट्टी होती ही है. और फिर हम सोमवार को चरक के लिए मिलेंगे. आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्टेभ्यः शाश्वतो यन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठा श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्. ओम शांति शांति शांति. विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्.